बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने अदायगियों का तवाज़ुन तिजारत इस हवाले से डिटेल से पढ़ा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी, यानी आपका अदायगियों का तवाज़ुन किस वक्त डिस्टर्ब्ड होता है या ख़राब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी मुल्क के ज़र मुबादला की साल भर की वसूलियाँ, यानी जो आपने दूसरे ममालिक को बेचा उसके बदले में जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसकी अदायगियाँ कब करनी पड़ती हैं? जब आप दूसरे ममालिक से कोई चीज़ ख़रीदते हैं। जब साल भर की वसूलियाँ उन अदायगियों से कम रह जाएँ तो क्या हो जाएगा? उस मुल्क के अदायगियों का तवाज़ुन उसके अगेंस्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ख़सारे में चला जाएगा। किसी मुल्क की अदायगियों में ख़राबी की वजूहात क्या हैं? अब हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप देख सकते हैं, दरामदात में इजाफ़ा। अब ज़ाहिर बात है, जब किसी मुल्क की दरामदात में हर साल इजाफ़ा ही होता चला जाए तो अंडरस्टूड है, होना तो ये चाहिए ना कि ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए कि दरामदात में कमी लाई जा सके। तो दरामदात में इजाफे की वजह क्या होती है कि वैसे तो मुल्क जो है अगर माशी लिहाज से जब तरक्की कर रहा हो तो इसे काफ़ी मिकदार में क्या करना होता है, बाहर से मशीनरी चाहिए, एशिया सरमाया चाहिए या तकनीकी महारत क्या करनी पड़ती है, दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ती है। ठीक है, जब ये सब करना पड़ता है तो फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस मुल्क में जो सारिफ हैं वो किसी चीज़ की ख़ास चीज़ की डिमांड बढ़ा दें, तलब बढ़ा दें, तो दरामदात में क्या हो जाता है? इजाफा। तो फिर भी अदायगियों का तवाज़ुन खसारे में होता है, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अक्सर आपके ये खसारा आपके लिए पॉजिटिव भी होता है कि अगर आप तरक्की की राह पे गामज़न है, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। फिर दूसरी बात है कि बरामदात में कमी। अब ये बरामदात में कमी क्या है कि अगर किसी मुल्क की बरामदात कम हो जाएं तो भी अदायगियों का तवाज़ुन अंडरस्टूड है कि ख़राब ही होगा। अब बरामदात में कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर कोई लेट्स सपोज़ हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर कोई मुल्क है वो ज़रई है और उसकी ज़रई पैदावार किसी वजह से कम हो जाए, यानी कि उस साल कुछ ऐसा हुआ कि सैलाब आ गए या मौसम ख़राब हो जाए या बारिशें ज़्यादा हो जाए, तो इससे ज़रई फसलें भी क्या हो जाती हैं? तबाह हो जाती हैं। जब ज़रई फसलें ख़राब होगी तो बरामदात में क्या हो जाएगी? कमी वाक़या होगी। बाज़ बैनुल अक़वामी मंडी में क्या हो जाता है? मुकाबला ज़्यादा हो जाता है, या फिर बरामदात की कीमतें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। या फिर बाज़ ममालिक दूसरे ममालिक की जो बरामदात है उसका क्या तलाश कर देते हैं? नेमल बदल। यानी आप कोई चीज़ किसी अमेरिका को लेट सपोज़ बेच रहे हो, अब अमेरिका ने अगर उसका कोई नेमल बदल या उसका सब्सिडी ऑल्टरनेट वे दरियाफ्त कर लिया तो आपकी चीज़ की डिमांड उसके लिए नहीं रहेगी। अब तीसरा है फ़नी तरक्की। जब किसी मुल्क में फ़नी तरक्की हो जाए, यानी वो कोई चीज़ ईजाद कर ले या नए तरीके पैदाइश को अख्तियार कर ले, तो उसका भी अपना तवाज़ुन तो क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। उसने तो जो नई चीज़ ईजाद की वो उस ईजाद की गई चीज़ के बदौलत जो चीज़ वो पहले बाहर से मंगवाता है वो दूसरे ममालिक से क्या करता है? मंगवाता था, अब क्या करेगा? ख़ुद बनाना शुरू कर देगा। लेकिन जो ममालिक इसके साथ तिजारत करेंगे, अब जैसे वो कुछ दरामद करता है, अब वो दरामद करना बंद कर दे तो दूसरे ममालिक की बरामदात में कमी आ जाएगी, तो इसका तवाज़ुन क्या हो जाएगा? जो ममालिक इसके साथ चल रहे होते हैं उनका तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनकी दरामदात की मिकदार और मालियत दोनों में क्या हो जाएगा? इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे रंगीन टेलीविज़न है या सॉफ्टवेयर की बात कर ले, कंप्यूटर वगैरह की जो मांग है वो बढ़ गई है, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक की बरामदात ज़ाहिर बात है बढ़ी हैं, जबकि तरक्की पज़ीर की दरामदात बढ़ गई हैं, उलट हुआ। ठीक है, क्योंकि तरक्की पज़ीर ममालिक को बहुत सारी अशिया ऐसी होती है वो जब खुद नहीं बना सकता उसे मजबूरन क्या करनी पड़ती है? दूसरे ममालिक से दरामद करनी पड़ जाती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अफरात ज़र। अगर किसी मुल्क में अफरात ज़र है, अफरात ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी भी चीज़ की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों तो भी क्या होता है? इस मुल्क की बरामदात कम हो जाती है, क्योंकि आपकी चीज़ दूसरे ममालिक के लिए क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है वो अंडरस्टूड है, उस चीज़ की तलब क्या हो जाएगी? कम। और अब आपको पता बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान है, कोई भी चीज़ है,
ان کی طلب کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، جس سے برآمدات کم ہو جائے گی اور زر مبادلہ بھی پھر انڈرسٹوڈ ہے کم، کیونکہ جب آپ کی ملک میں افراط زر ہو تو اس سے آپ کے تجارت کرنے والے یا وہ تمام ممالک جن سے آپ کا لین دین ہے، واسطہ ہے، وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تجارتی حالات کی۔ اگر تجارتی حالات نفع بخش نہ ہوں، یعنی مندے کا رجحان ہو، تو یعنی اس سے ریلیونٹ ویسے جیسے ملک کے اندرونی حالات کسی ایک کے خلاف ہے تو اس کا اثر کیا آئے گا دوسرے ممالک میں، تو بھی اشیاء کی طلب کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، یا پھر ان کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی۔ جب قیمتوں میں کمی آ جائے گی تب بھی توازن کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، اور توازن تجارت میں خرابی سے کیا ہو جائے گا؟ ادائیگیوں کا توازن خراب ہو جائے گا۔ اب جو 6th پوائنٹ ہے وہ ہے غیر موافق نسبت درآمد برآمد۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، اگر کسی ملک میں کی نسبت درآمد اور برآمد انفیوریبل ہے، ٹھیک ہے، یعنی درآمدات زیادہ ہیں برآمدات کم ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ اس ملک کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس کی برآمدات کی قیمت اس کی درآمدات کی قیمت کے مقابلے میں کیا ہو جائے گی؟ کم، کہ جو چیز وہ دوسرے ممالک کو بیچ رہا ہے وہ سستی پڑ رہی ہیں، مین وائل جو دوسرے ممالک سے اشیاء منگوائی جا رہی ہیں وہ اس کو مہنگی پڑ رہی ہیں۔ اب اگلی ہم بات کرتے ہیں تجارتی پابندیاں۔ اگر کوئی ملک اپنی تجارت پر پابندیاں لگا دے، یعنی ٹیکس لگا دیا یا کوئی کوٹا فکس کر دیا، کہ کوٹے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی لمٹ یا مقدار فکس کر لی جائے کہ آپ جیسے گندم ہے، حکومت منظوری دیتی کہ آپ 40,000 من سے زیادہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے یا درآمد نہیں کر سکتے، تو اس سے زیادہ نہیں کرو گے، یا پھر حکومت کیا کہتی ہے؟ ٹیکس لگا دیتی کہ اگر اتنی گندم ہوگی اس کے اوپر اتنا ٹیکس، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ دوسرے ملک کی برآمدات کم ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا تو درآمدات کم ہوئی نا، لیکن آپ سے ملا ہوا جو دوسرا ملک ہوگا وہ اثر انداز ہو جائے گا۔ غیر ملکی قرضے، اگر کسی ملک کے غیر ملکی قرضے بڑھتے ہی چلے جائیں، جیسا کہ پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے، تو بھی زر مبادلہ کی جو آپ نے کمائی کی رقم ہے، وہ ظاہری بات ہے جو بھی قرضہ آپ نے جہاں سے لیا ہے یا IMF سے لیا ہے، آپ نے اس کو دوبارہ واپس بھی کرنا ہے، ادائیگی کرنی ہے، اور سود بھی ادا کرنا ہے اس پہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر ممالک جنہوں نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہوتا ہے، ان کی بہت بھاری رقم کیا ہوتا ہے؟ قرضے کی ادائیگی میں نکل جاتی ہے۔ تو جب رقم زیادہ خرچ ہو جائے گی، اس سے بھی آپ کے ملک کا توازن کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ غیر مرئی مدعات یہ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی انویزیبل گڈس، جو کہ نظر نہیں آتی۔ اگر کسی ملک کی غیر مرئی مدعات کی برآمد کم ہو جائے یا اگر غیر مرئی درآمدات بڑھ جائیں، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا توازن خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں، وہ ہے ساختی عدم توازن۔ اب یہ ساختی عدم توازن سے کیا مراد ہے؟ کہ بعض اوقات کسی معیشت میں ساختی عدم توازن بھی ادائیگیوں کے توازن میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ ساختی، اس کا مطلب اندرونی کوئی ایسا ایشو ہوگا نا جس وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اندرون ملک عاملین پیدائش کی قوت پیداواری میں اضافہ ہو جائے اور ان کے معاوضوں میں اضافہ کی نسبت سے کم ہو، یعنی پیداواری قوت تو بڑھی ہے لیکن ان کے معاوضوں میں اضافے کی نسبت سے کم ہو، تو یہ ایک سٹرکچر چینج ہوا ہے، سیٹ اپ، جس کی وجہ سے ملک کی برآمدات میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی، کہ معاوضے بڑھ گئے ہیں لیکن ان کی آگے سے پروڈکشن نہیں اتنی آ رہی، اور جب آپ کی برآمدات کم ہو جائیں گی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ادائیگیوں کے توازن میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ کسی بھی ملک میں ادائیگیوں کا توازن کون سی ریزن ہوتی ہے کہ غیر موافق ہوتا ہے۔ ادائیگیوں کا توازن اگر اسی طرح خسارے میں رہے تو معیشت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہارمفل ہوتا ہے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ ادائیگیوں کے توازن میں اصلاح کی جائے تاکہ اس خسارے کو جلد سے جلد دور کیا جا سکے۔ اب ہم ان اقدامات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، اب توازن ادائیگی کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا اگلا ٹاپک ہے، اس کو بھی ابھی کور کر لیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کو بہتر یعنی اس کو ادائیگیوں کے توازن میں جو بگاڑ آیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں توازن تجارت میں پہلے اصلاح کرنی ہے، توازن ادائیگی کا دارمدار، توازن تجارت اور ادائیگی آپ کا توازن ادائیگی ہوتا ہے وہ اوورآل آپ کی سچویشن کو پریزنٹ کرتا ہے، اس میں مرئی اور غیر مرئی مدعات آتی ہیں، جبکہ توازن تجارت میں صرف ویزیبل گڈز ہوتی ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر کسی ملک کا تجارت کا توازن درست ہو تو اس کا ادائیگیوں کا توازن بھی درست ہوتا ہے۔ اس کے الٹ اگر کسی ملک کا تجارت کا توازن خسارے میں ہو
तो इसकी अदायगियों का तवाज़ुन भी क्या हो जाता है, खसारे में जाता है। लिहाजा जो तवाज़ुनी अदायगी की इस्लाह के लिए क्या करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि आप तवाज़ुनी तिजारत को इम्प्रूव करो। तवाज़ुनी तिजारत में इस्लाह के लिए क्या ज़रूरी है कि बरामदात बढ़ाए जाएँ और दरामदात कम की जाए। सबसे पहला यही है। बरामदात में इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है, यानी आप ताजरों की हौसला अफजाई करें ताकि वो चीज़ को ज़्यादा पैदा कर सके। जब वो चीज़ को ज़्यादा पैदा करेंगे तो बरामदात बढ़ेंगी। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपने बरामदात पे जो टैक्सेस लगाए हैं उस पर कमी की जाए और बरामदी ताजरों को कर्ज़े की ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करनी, सहूलियात देनी है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा सके। और बैरूनी ममालिक में नई नई मंडियाँ क्या करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मंडियों में या एग्ज़िबिशन जब कहीं ना कहीं होती है तो आपको चाहिए अपनी मसनूआत के वहाँ पे स्टॉल लगाएं या उनका प्रेजेंटेशन करें, नुमाइश करें, ताकि आपकी जो अशिया है वो उनको आपने इंट्रोड्यूस कराना है दूसरे ममालिक में, तो तजारती वफ़द भेजें ताकि बरामदात को प्रमोट किया जा सके और तवाज़ुन क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। दरामदात में कमी के लिए क्या करना चाहिए कि गैर ज़रूरी जो दरामदात है जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी हौसला शिकनी की जाए। दरामदात पे भारी टैक्स लगाया जाए या फिर कोटा फिट करके इनकी मकदार को कम किया जाए। ठीक है, इससे दरामदात क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं ज़र की मकदार में कमी। अब पीछे आपको याद होगा हमने पढ़ा था अफरात ज़र बहुत बड़ी वजह बनता है आपके अदायगियों के तवाज़ुन की ख़राबी की। अब जब अफरात ज़र हो तो ज़र की मकदार को क्या करना पड़ता है, कम करना चाहिए ना, ताकि कीमतें नीचे आ जाएँ। अब ये भी अदायगियों के तवाज़ुन के लिए उसको करेक्ट करना तो ये ज़रूरी है कि कीमतें कम की जाएँ। कीमतें कम तभी होगी जब आपकी ज़र की मकदार कम होगी। कीमतों की में जब कमी आएगी आपकी बरामदात बढ़ जाएंगी और इस तरह अदायगी का तवाज़ुन क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जो कीमतों का तयन है उसका किसी भी मुल्क में मौजूद ज़र की कुल मकदार से तयन किया जाता है। ठीक है, जितनी आपकी ज़र की मकदार होगी उतनी ज़ाहिर बात है कीमतें बढ़ेंगी, कम होगी तो कीमतें कम होगी। लिहाजा मुल्क में जिस कदर करेंसी की मकदार या इसकी रफ्तारी गर्दिश ज़्यादा होगी तो कीमतें क्या होती जाएंगी, बढ़ेंगी। कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो आपकी बरामदात कम हो जाएगी, आपका तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। अगर मुख्तलिफ़ ऐसे इक़दामात के ज़रिए ज़र की मकदार को कम किया जाए तो कीमतें कम हो जाएंगी और इसके नतीजे में आपकी बरामदात बढ़ेंगी और तजारत के तवाज़ुन की इस्लाह हो जाएगी। गैर मरई बरामदात में क्या होना चाहिए, इजाफ़ा। जिस मुल्क में आपकी अदायगियों का तवाज़ुन ख़राब हो गया है, अब क्या करना है, उसे चाहिए कि अपनी गैर मरई मुद्दात में ज़र मुबादला कमाए। जैसे कि ये आपको पता कर रहा है गैर मरई मुद्दात में आ जाती है आपकी जहाज़रान कंपनियां, बीमा कंपनियां, बैंकों की तरक्की पे क्या करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। जो टूरिज़म का शोबा है उसमें कशिश पैदा की जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूर करने के लिए आपके कंट्री का रुख करें और आपके रेवेन्यूज़ में इजाफा हो। करेंसी की बैरूनी कदर में कमी, अगर किसी और ज़रिए से आपकी ये इस्लाह ना हो पाए फिर आखिरी हरबा क्या हो जाएगा, या ऐसे ममालिक जिनका अदायगियों का तवाज़ुन बहुत सारे अरसे से ही या बहुत सारे सालों से ही ख़राब हो, इसे बेहतर करने के लिए इसे क्या करना चाहिए, अपनी ज़र की बैरूनी कदर में कमी करनी चाहिए। जब ये करेगा तो उसके नतीजे में मुल्क की बरामदात दूसरे ममालिक के लिए क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। आप अपनी करेंसी को सस्ता करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे मुल्क की करेंसी क्या होती है, महंगी, यानी उनकी चीज़ आपके लिए महंगी, आपकी चीज़ उनके लिए सस्ती। जब ये करेंगे तो अब होगा यही कि बरामदात बढ़ जाएंगी और दरामदात कम हो जाएगी और आपका अदायगियों का तवाज़ुन दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ज़र की कदर में तब्दीली कब फ़ायदेमंद रहेगी, जब मुल्क के पास बरामदात की मकदार ज़्यादा हो लेकिन बैरूनी मंडियों में इस मुल्क की बरामदात की तलब मौजूद ना हो, तो ही ऐसी सूरत में अपनी बरामदात की तलब में इजाफ़ा करने के लिए वो क्या करता है, अपनी करेंसी को डीवैल्यू या उसकी कदर में कमी करेगा। एक्सचेंज कंट्रोल, अब ये क्या है, अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसी मुल्क का मरकज़ी बैंक क्या करेगा, अख्तियार। क्योंकि इस मुल्क में या हमारे जैसे जितने ममालिक होते हैं या हर मुल्क में एक ही बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि ज़र की मकदार को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ज़र मुबादला पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। और मरकज़ी बैंक बरामदी ताजरों को इस बात का पाबंद बनाएगा कि वो जितना भी ज़र मुबादला कमाए सिर्फ इसी कदर
मालियत की अशिया करें दरामद। जितना आपने कमाया उतना ही ख़रीदो, ताकि आपको हदायत दी हुई है कि गैर ज़रूरी चीज़ें ना ख़रीदें, आपने जितना अर्न किया बस उतने की अशिया ख़रीदें, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, वो जितना भी ज़र मुबादला कमाएँ वो मरकज़ी बैंक के पास क्या करवाएँ, उसको जमा करवा दे। फिर क्या होगा, इसके बदले में वो अपनी मुल्की करेंसी ले और दरामद कुनिंदगान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो भी उन्हें पैसा चाहिए या करेंसी कन्वर्ट करानी है वो कहाँ से लेंगे, मरकज़ी बैंक से। इस तरह मरकज़ी बैंक ज़र मुबादला के इस्तेमाल में कफ़ायत करता है, ठीक है। ये पॉलिसी काफ़ी टाइट है, क्योंकि अगर एक मुल्क किसी वजह से बरामदात में इजाफा करके ना कमा सके तो इसकी दरामदात भी, सारी बात है, रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं ना, वो भी क्या हो जाएगी, कम। और इस तरह बाज़ औक़ात वो मुल्क ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया से भी क्या हो जाता है, महरूम। आबादी पर कंट्रोल, चूँकि पसमानदा ममालिक की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, अब क्या है, अंदरूनी मुल्क अशिया का मुसर्रफ ज़्यादा होने की वजह से बरामद के लिए अशिया की कम मिकदार बचती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ दरामदात क्या हो जाती है, ज़्यादा। इस तरह क्या होता है, अदायगियों का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। लिहाजा ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसके ज़रिए आबादी को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। आबादी कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं या एक कोई पॉलिसी जैसे चाइना ने दी थी कि सिर्फ एक बच्चा पैदा करे, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं था कि अगर आपने दो बच्चे पैदा कर दिए तो आपको फांसी दे दी जाएगी, बल्कि एक बेनिफिट वो देते थे कि अगर आप एक बच्चा आपका होगा तो उसकी जो भी तालीम सेहत के अखराजात है वो क्या करेगी, हुकूमत खुद उठाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे फिर उनको दोनों बच्चों के लिए अखराजात खुद करने पड़ेंगे। फिर है बैनुल अक़वामी ज़रई फ़ंड, ये क्या है, IMF, जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि ये सारे ममालिक जब उनका तवाज़ुन अदायगी या तवाज़ुन तिजारत डिस्टर्ब हो जाता है वो क्या करते हैं, IMF से कर्ज़ा लेते हैं। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ था, मुख्तलिफ़ ममालिक की मशतों को बहाल करने के लिए या इनकी करेंसी की शरह को मुस्तहकम करने के लिए क्या हुआ था, एक ब्रिटेन वुड में 1944 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसमें क्या हुआ था, बैनुल अक़वामी ज़रई फ़ंड तश्कील दिया गया। इस फ़ंड के ज़राए सोने और हर मेंबर मुल्क की करेंसियाँ पर मुश्तमिल है, ठीक है। यानी हर मेंबर मुल्क का कोटा इसकी आबादी, कौमी आमदनी और बैरूनी तिजारत की मिकदार के लिहाज से मुकर्रर किया जाता है। ये फ़ंड क्या करता है कि जो भी उसका मेंबर बनागा उसके अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए मदद करेगा। और पाकिस्तान भी IMF का मेंबर है, और जब भी हमारा तवाज़ुन अदायगी ख़राब होता है तो हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं। तो आज बच्चों हमने ये पढ़ा कि तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी की क्या वजूहात हो सकती हैं और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़े का है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। आपको समझ आ गई होगी कि अदायगियों के तवाज़ुन में ख़राबी की जो वजह है और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।